वेलकम टू प्रवीण नटीशाला। तो ठीक है, हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स क्लास 10 का। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में मेरे पास पूरा थोड़ा मैंने कुछ चेंजेस हुए जिसके कारण से मैंने आपको एक पेन पेपर कॉपी में रिकॉर्डेड सेशन दिया था। होप आपने वो देखा होगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर के साथ। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या थेल्स थ्योरम? ये है क्लास 10th ट्रायंगल्स। ये है चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अब थेल्स थ्योरम जाने से पहले हमने एक चीज पढ़ी थी। ठीक है, हमने एक चीज सीखी थी, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। ठीक है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर इतना सा होता है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी में कोई भी दो शेप दिखने में भी सेम होते हैं, यानी सिमिलर तो होते हैं, और साथ ही साथ उनका जो साइज होता है वो भी बराबर होता है। बट सिमिलैरिटी में क्या होता है कि सिर्फ दिखने में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल या कोई दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से तो ऑटोमेटिकली वो सिमिलर हो ही जाते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है, शेप एंड साइज। ठीक है, और सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ शेप चाहिए होता है हमको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंटिन्यू करते हुए सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी के लिए मैंने एक चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में कि सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए दो चीज होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए किसी भी दो फिगर के। करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे कि सपोज एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो एंगल ए शुड बी इक्वल टू स्मॉल ए, एंगल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, एंगल सी शुड बी इक्वल टू स्मॉल सी। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। और रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल। यानी इस लाइन का मतलब क्या है, रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल, मतलब एबी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, स्मॉल ए बी, राइट। तो ए बी अपॉन ए बी, स्मॉल ए बी, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे करस्पॉन्डिंग साइड का। ये किसके बराबर होना चाहिए, हर दूसरी साइड के। बीसी का करस्पॉन्डिंग क्या है, स्मॉल बीसी, इसका एसी, इसका एसी। ये है हमारा सेकंड स्टेटमेंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। ठीक है, तो ये हमारा है सिमिलैरिटी को प्रूव करने का दो स्टेटमेंट। ओके, अब इसका हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम होते क्या है। थेल्स थ्योरम को पढ़ने से पहले कुछ चीज जानते हैं हम, उसके बाद ही स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, बोर्ड को रब करता हूं। ठीक है, ये पॉइंट आपको होप याद रहेगा। ठीक है, अब आप देखना। तो सबसे पहले तो थेल्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जिन्होंने थ्योरम दी। ठीक है, इसका नाम पड़ा थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस थ्योरम को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां लिख देता हूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से वो क्या बोलते थे कि सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते क्या है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने इससे पहले ये तो पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल होते क्या है कि जिनकी तीनों साइड बराबर होती है। जैसे ये ट्रायंगल है, अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जो सिर्फ सिंगल ट्रायंगल के बारे में बात है। पर थेल्स का इक्विलेटरल ट्रायंगल अलग था। दो ट्रायंगल इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्विलेटरल कब कहलाएंगे, ये दोनों इक्विलेटरल तब कहलाएंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे।
क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, थेल्स थ्योरम के हिसाब से इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, ऐसे दो ट्रायंगल जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, अब थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं। अब थेल्स थ्योरम ने बोला क्या था, थेल्स भाई ने ये कहा, ठीक है, ठीक है, यानी थेल्स जो अभी हमने दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, बस उसी को थोड़ा सा इंटरप्रिटेट किया है। ठीक है, इन एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इन एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल में द रेशियो ऑफ corresponding sides are always equal. In any two equilateral triangle, the ratio of corresponding sides are always equal. ठीक है, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर उनके, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑटोमेटिकली उनके क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, तो दो ट्रायंगल हैं जिनकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसे हुए, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे। राइट, यहां तक क्लियर। अब अगर ऐसा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तो हमेशा उनका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। यानी स्टेटमेंट 1 जो हमने दिया था सिमिलैरिटी के लिए, अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट 2 ट्रू हो जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ थ्योरम्स को डिराइव भी करेंगे, अभी थ्योरम्स को डिराइव करेंगे और फिर हम सीखेंगे आगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर बताना चाहता हूं, मैं पूरे के पूरे किसी भी चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स एक साथ पढ़ा देता हूं, उसके बाद उन पे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं मैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट 1 पढ़ाया फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाया, फिर कॉन्सेप्ट 2 पढ़ाया फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाया, नहीं, मैं पूरे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ा के फिर देन क्वेश्चंस को फॉलो करता हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर। ये तो अब वो आपको समझ में आ गई होगी थेल्स थ्योरम होते क्या है। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, तो आप बता देना कि दो ट्रायंगल जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर कह सकते हैं इसको थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, अगली थ्योरम पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं, ये है हमारी थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम। अब इस थ्योरम को ध्यान से पढ़ना, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था थेल्स थ्योरम पढ़ा था, राइट, जो कि इसको हम और भी क्या नाम से बुलाते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से बुलाते हैं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। थ्योरम क्या बोल रही है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है एबीसी, अगर एक लाइन डीई एक दूसरी वाली तीसरी ये वाली साइड से अगर पैरेलल ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। यानी क्या बोलना चाह रही है कि एक लाइन, सपोज एक ट्रायंगल था ये, ठीक है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल था, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल के बाद अगर आप बीसी के पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं जो कि है क्या, डीई, जो दूसरे, ठीक है, एक लाइन खींची पैरेलल टू बीसी, जिसको जो AB पे इंटरसेक्ट करी, जो AC पे इंटरसेक्ट करी, कौन कौन से पॉइंट पे, D और E पे, यानी कि ये लाइन DE, ठीक है, इस पैरेलल टू BC। ठीक है, अगर ये चीज होती है किसी भी ट्रायंगल में तो हमेशा AD अपॉन DB इज ऑलवेज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये होगा। ठीक है, ये चीज होगी हमेशा, अगर ये चीज दी गई है तो ये चीज ऑटोमेटिकली होगी, यानी ये चीज दी गई है तो ये चीज होगी, या फिर अगर ये चीज दी गई है तो ये चीज दी गई है। अभी जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं वो ये वाली पढ़ रहे हैं, जो अगली थ्योरम पढ़ेंगे वो ये वाली पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमको फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी भी ट्रायंगल में ये दोनों लाइन, अगर ऐसी लाइन बनी हुई दिखती है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, तो आप समझ जाना ये दो AD और अपॉन DB, AE अपॉन EC दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी दोनों का रेशियो बराबर होगा।
ठीक है, अब चलो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में हो सकता है प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, प्रूव कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम ट्रायंगल्स बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक ये ट्रायंगल बना रहा हूं और एक ये ट्रायंगल बना रहा हूं। ठीक है, अब ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है DBE, इसके लिए मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूं 90 डिग्री की। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक परपेंडिकुलर, ये जो है ये वाला ट्रायंगल, इसके लिए मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूं जो कि कितने पे है, 90 डिग्री पे। ठीक है, अब इसको मैं दो नाम दे रहा हूं, N और M नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं मैं, N और M नाम दे रहा हूं। ठीक है, N और M नाम दे रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता ही होगा, कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की, ADE की बात करूं। ठीक है, इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक R लिख के। ठीक है, क्या होगा, हाफ इंटू बेस, क्या हो जाएगा, बेस AD इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी EN। कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब मैं लेके चल रहा हूं इन ट्रायंगल DEB। ठीक है, एरिया ऑफ DEB क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा इस वाले ट्रायंगल का, बेस यही होगा DB। ठीक है, हाइट क्या होगी, अच्छा मैं आपको बताता हूं, अगर ट्रायंगल ऐसा बना होता हमेशा 90 डिग्री पे ही उसकी हाइट होगी, ऐसा रहेगा। अगर ट्रायंगल ऐसा है तो हमेशा अगर हम इसको बेस मान रहे हैं तो इसको एक्सटेंड करेंगे और यहां से लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पे, तो ये जो होगी वो उसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, और ये जो कहलाएगा बेस कहलाएगा, जिसके साथ परपेंडिकुलर लाइन बनाई गई है। ठीक है, तो अगर मैं बेस DB को मान रहा हूं तो हाइट ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है क्योंकि झुकी हुई है, झुकी हुई लाइन तो कभी 90 डिग्री हो नहीं सकती, इसलिए मैंने उसको 90 डिग्री की तरह ड्रॉ किया है। EN, यानी EN क्या कर रही है, EN वो ऊपर वाले ट्रायंगल ADE के लिए भी 90 डिग्री का काम कर रही है हाइट का, और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी हाइट का काम कर रही है। ठीक है, अब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB डिवाइड कर देते हैं, हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक है, हाफ इंटू DB इंटू EN से EN कैंसिल, 1/2 कैंसिल, क्या बचा AD अपॉन DB। देखो क्या मिला हमको, AD अपॉन DB। हम कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट को हम लेके आ गए हैं, अब दूसरे वाले पार्ट के लिए हम ये वाला लेके आएंगे। ठीक है, अब आप समझेंगे, अब आपने जैसे ये कॉन्सेप्ट किया था, जैसे इस चीज को किया था वैसे इस चीज को करेंगे। अब हम कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल अगेन ADE लूंगा मैं, सेम ट्रायंगल ADE। सर इसको निकालने की जरूरत क्या है, दोबारा इसलिए निकालने की जरूरत है, इस बार मैंने बेस AD को माना था, सर मैं बेस AE को मानूंगा क्योंकि मुझे AE चाहिए। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा AE। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा AE। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इस बार DM रहेगी, क्या रहेगी, DM रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, एरिया ऑफ ADE। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल DEC लूंगा मैं, ट्रायंगल DEC क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा DEC का हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा EC, हाइट क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल की हाइट DM रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DEC। ठीक है, डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। यहां पर क्या मिला, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये चीज मिल गई और एक हमको एक ये चीज मिल गई। ठीक है, अब हम एक चीज समझेंगे, जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल बनते हैं, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइन से कितनी बड़ी होने दो,
ये दो पॉइंट है ए और बी, अगर इन दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बनता है सेम बेस के साथ, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, एक तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है आपको ट्रायंगल, और एक ये वाला, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनाया गया है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बनाया गया है और दोनों का बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है। अगर दो ट्रायंगल जो दो पैरेलल लाइन के बीच में बनाए गए हो, अगर उनका बेस सेम होता है तो उनका एरिया भी सेम होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम इस वाले को देखें, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है, इस वाले ट्रायंगल का DEB का बेस DE है, वैसे DEC का भी बेस DE है, तो ये वाले ट्रायंगल का और ये वाला ट्रायंगल का बेस क्या है, दोनों का सेम ही है, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, यानी दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा, ठीक है। एरिया ऑफ DEB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, ठीक है, क्या, DEC, ठीक है, आपस में बराबर होगा। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE तो दोनों के ऊपर है, DEB और DEC बराबर है आपस में, हम ये ले सकते हैं एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEB, ठीक है, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। AD तो AD के बराबर है, ये DEB किसके बराबर होगा, DEC के, विच इंप्लाइज दैट ये वाला पार्ट के बराबर है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये था हमारा थ्योरम, ठीक है। थ्योरम का इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो लाइन पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो अदर टू साइड्स होंगे वो इक्वल रेशियोस में डिवाइड होंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये आपको एनसीईआरटी बुक में 6.1 थ्योरम के नाम से भी देखने को मिल सकती है, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब अगली थ्योरम पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी है। ठीक है, अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी थी जहां पर हमको ये बोला गया था कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इंटरसेक्टिंग वाली जो दो अदर लाइंस होती हैं उनको इक्वल में, आपस में इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। बस अभी जो थ्योरम है, मैंने जैसे कि पिछले अभी वाली थ्योरम में मैंने बताया था, ये बस उसका रेसिप्रोकल है। वो क्या बोल रही थी, अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। अब ये उल्टा बोल रही है, ये क्या बोल रही है, अगर कोई ट्रायंगल के अंदर कोई एक लाइन है जो टू अदर साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वो लाइन पैरेलल होगी। पहले वाले क्या बोल रही थी, पैरेलल है तो रेशियो में डिवाइडेड है। अब ये क्या बोल रही है, अगर रेशियो में डिवाइडेड है तो पैरेलल है। पढ़ते हैं, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। सिंपल सी बात है, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर ऐसा ट्रायंगल दिया गया है जिसको नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं B, इसको नाम देता हूं C, ठीक है, और एक लाइन बनाता हूं, ठीक है, एक लाइन बना रहा हूं मैं DE, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, हमको गिवन क्या है, यहां पर हमको गिवन क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। अगर हमको ये गिवन है, ठीक है, ये P नहीं है, ये D है, ध्यान से देखना, ये चीज हमको गिवन है, तो ये क्या इंप्लाई करती है कि DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। इसके पिछले थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, DE इज पैरेलल टू, अगर BC ये गिवन है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हालांकि एक तरीके से देखो, अगर ये चीज है तो ये चीज है, ये चीज है तो ये चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक पेड़ पर आम लगे हैं तो वो आम का पेड़ है, आम जिस पेड़ पे लगे हैं वो आम का पेड़ है। सिंपल सा, दोनों एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अगर आप ये चीज दी गई है तो ऑटोमेटिकली आप ये समझ सकते हैं लाइन पैरेलल है, अगर आपको ये दिया गया है कि पैरेलल, ऑटोमेटिकली आप ये समझ सकते हैं इक्वल रेशियो में डिवाइडेड। यही था दोनों थ्योरम। चलो आगे मूव करते हैं, तो पढ़ते हैं हम लोग। चलो अगली थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 6.3 क्या बोल रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल, ठीक है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एक सेकंड में ना, ठीक है, इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी दो ट्रायंगल दिए गए, ठीक है, एक बड़ा ले लेते हैं, एक छोटा ले लेते हैं, ठीक है,
ठीक है, दो ट्राइंगल है। क्या बोल रहा है, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। ठीक है, इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी इसके बराबर है और एंगल सी इसके बराबर है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। फिर क्या बोल रहा है, इफ इन टू triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio। यानी कि क्या बोल रहा है वो, यानी सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाली थ्योरम वाली बातें कर रहा है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये बोलती थी आपको कि कोई भी दो ट्राइंगल, अगर कोई भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं, जिसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और ऐसे दो ट्राइंगल जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी पहला पार्ट, इफ टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए। अब किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, जो था थेल्स थ्योरम, राइट। अब सिमिलरली क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो, यही थी थेल्स थ्योरम, यही थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वही चीज को हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए, पहला तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, राइट। अगर पहली वाली चीज, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या प्रूव हो जाते हैं, सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या बोल रही है, अगर स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट नंबर 2 भी अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रू प्रूव हो जाता है। यानी कि हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर हमें सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 दिया हो, यानी हमको ये दिया हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ, क्योंकि सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। और ये थ्योरम क्या बता रही है कि स्टेटमेंट 1 अगर है तो स्टेटमेंट 2 ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और किस क्राइटेरियन से प्रूव होगा, एंगल 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 सिमिलैरिटी से। ठीक है, एंगल 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 सिमिलैरिटी से। ठीक है, इस थ्योरम को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा यहाँ पर। अब आप जो एनसीईआरटी बुक को देखोगे, किसी बुक को देखोगे, आपको इतने अच्छे से वो समझ में नहीं आएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग मेथड दिया गया है। मैं आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन मेथड लेके आया हूं, अब देखो, अब समझो इस चीज को। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, आपको पता होगा ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं हम ये साइन को प्रूव कर, ये साइन को यूज करके हम प्रूव करते हैं। अब जब सिमिलैरिटी की बात होगी तो हम सिर्फ ये वाला साइन लगाएंगे, सिंपल सा ये वाला साइन, सिमिलैरिटी को प्रूव कर कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। और हमेशा आपको पता होगा, जैसे ए बी सी, अगर मैं ट्रायंगल लिख रहा हूं ए बी सी, ठीक है, और मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब भी हम इसको नॉमिनेशन करेंगे, जब भी हम इसका नाम लिखेंगे, ए के साथ हमेशा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए डी, बी के साथ उसका करस्पॉन्डिंग एंगल सी होना चाहिए, सी के साथ एफ होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, सपोज एफ डी ई, तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। आप इसका बहुत खास तौर पे ध्यान रखना, तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो हमको गिवन क्या है, सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख लेता हूं गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये चीज गिवन है, हमको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको सबसे पहले तो हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है। ठीक है, बीसी अपॉन क्या है, ई एफ। हमको ये चीज प्रूफ करनी है, राइट, हमको ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज हमको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक लाइन बना लेता हूं। ठीक है, चलो ये थोड़ी हो जाएगी, एक ऐसी लाइन बना लेता हूं। चलो ठीक है, मैं इसको दे दे रहा हूं पी क्यू नाम दे दे रहा हूं, उसको क्या नाम दे दे रहा हूं, पी क्यू नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, और मैं इस लाइन को पी क्यू इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ड्रॉ पी क्यू इन ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट, ठीक है, कि ए बी जो है मेरा डीपी के बराबर हो। किसके बराबर हो, डीपी के बराबर हो। ए बी जो है मेरा डीपी के बराबर हो, वैसे बीसी पी क्यू के बराबर हो, बीसी पी क्यू के बराबर हो। ठीक है, सिमिलरली ए सी मेरा किसके बराबर हो,
डी क्यू के बराबर हो। ठीक है, ये चीज होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब ए बी इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले मैं यहां पर एक चीज बता देता हूं। जब भी दो ट्रायंगल इक्वल साइड से बनते हैं, बराबर बराबर साइड से बनते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में साइज में भी इक्वल होंगे, एंगल्स में तो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, जब तीनों साइड, ठीक है, तीनों साइड बराबर होती है, तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। हेंस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। ठीक है, डी पी क्यू, क्यों, कौन से क्राइटेरियन से, साइड साइड साइज क्राइटेरियन से, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यानी ये हमको क्या रिप्रेजेंट करके देता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब आगे हम लोग चलते हैं, करते देखते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं, सबसे पहले तो हमको क्या चीज प्रूव करनी है, रेशियो प्रूव करनी है। तो रेशियो के फॉर्म में लिखना चालू करेंगे। क्या हम ये लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी पी इज इक्वल टू, ए बी अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी क्यू, ये चीज होगा। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल की साइड और ये वाले ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाली साइड, दोनों आपस में होंगी। क्यों, क्योंकि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो उनका रेशियो ऑफ साइड्स भी बराबर होंगे। वैसे भी आपको मालूम है ए बी अपॉन डी बी, ये अगर 3 है तो ये भी 3 था, ये अगर 4 था ये भी 4 था। 3 अपॉन, यानी ए बी की साइड कितनी होगी 3, डी बी भी 3, ये 4 अपॉन 4, ऑटोमेटिकली ये 1 ही होने वाला, तो इक्वल ही होगा। बट हमको ये भी पता होता है, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है, और अगर सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग रेशियोस आपस में इक्वल होंगे, इन दोनों के इक्वल होंगे। इसको संभाल के रखना, ठीक है, इसको संभाल के रखना। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, हमको क्या दिया है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। अब ठीक है, यहां से मैं लिख रहा हूं, मेरे पास बोर्ड में कम जगह, तो आप थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज लिखते हुए चलना, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे मैं यहां पर लिख देता हूं। हमको मालूम है एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल बी डी के भी बराबर है, तो आपस में तीनों एंगल इक्वल होंगे। यानी हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एंगल बी, एंगल पी और एंगल ई बराबर है। सिमिलरली एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है, ठीक है, और एंगल सी साथ ही साथ क्यू के बराबर भी है। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एफ जो है क्यू के बराबर है, एंगल एफ, ठीक है, किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। ये चीज हो गई। ठीक है, अब दो लाइन, ठीक है, जब ये ऐसी होती है, जब भी आप है ना दो लाइन है, अगर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होता है, ये या फिर ये और ये दोनों लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होती है। हेंस, ठीक है, फ्रॉम अबव ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, ये बात प्रूव हो गई। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये चीज तो प्रूव हो गई, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। कैसे, ये एंगल के बराबर हो गया, यानी इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये आपस में बराबर हो गए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है, इसमें डबल एरो बना रहा हूं, इसमें सिंगल एरो। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट। अब मुझे मालूम है कि हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो लाइन पैरेलल है तो ये आपस में रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, हमने अभी पढ़ी थी थ्योरम, इससे पहले वाली थ्योरम। तो हेंस, ठीक है, इफ PQ is parallel to EF, then DP upon PE will be equal to DQ upon QF। याद रखना, ठीक है, क्या बोला मैंने, DP upon PE, फिर DQ upon QF, ये चीज होगी। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, यहां पर थ्योरम लिख देना एग्जाम में। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, In a triangle, if a line is drawn parallel to the third side intersecting two other line at a distinct point, then the other
टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द इक्वल रेशियो। यहां पर वो थ्योरम लिख देना, ठीक है। ये चीज हो गई यहां पर। अब ठीक है, मैं इसके आगे यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। हो गया, यहां तक आपको पूरा क्लियर समझ में आता आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वापस स्टेटमेंट नंबर 1 पर जाएंगे। क्या लिखा है? AB अपॉन DP, ठीक है, AB अपॉन DP और AC अपॉन DQ, ठीक है। अब मैं इसी को उठा के मैं यहां लेके जा रहा हूं, DP अपॉन PE, मुझे क्या चाहिए, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, ये चीज है, ठीक है। और यहां पर DP DQ, अब मैं इसको पलटा दे रहा हूं, इसको मैं पलटा दे रहा हूं, तो PE अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ। मैं दोनों साइड को ऐड कर दे रहा हूं, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दे रहा हूं। यहां पर लिख देना एडिंग +1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? PE प्लस DP, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? DP QF प्लस DQ, ये हो जाएगा क्या? DQ PE प्लस DP, PE प्लस PD, ठीक है। PE प्लस DP क्या हो जाएगा? DE अपॉन DP QF प्लस DQ क्या हो जाएगा? DF और DQ रह जाएगा, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं कुछ, चलो ठीक है, ऐसे ऐसे रह ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर, ये स्टेटमेंट नंबर 1। अब स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को कंपेयर कर रहे हैं अगर अपन, ठीक है। क्या मैं स्टेटमेंट नंबर 1 को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, इस DQ को ऊपर ले जाऊं, नीचे क्या हो जाएगा? DP, और यहां क्या, DQ को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, या फिर इस तरीके से ले लेता हूं, थोड़ा और सिंपल रखते हैं, ठीक है। मैं DP को ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है, AC को नीचे लेके आ रहा हूं, यानी AB अपॉन AC को नीचे लगाया, DP को ऊपर लेके गया, फिर क्या आ जाएगा नीचे? DQ, ठीक है। इसको मैं 1 मान ले रहा हूं। अब सिमिलरली इसको प्रूव करने के लिए DP अपॉन DQ, तो DP को मैं इधर लेके जा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? DE अपॉन DF इज इक्वल टू DP अपॉन DQ। इसको मैं सेकंड नंबर नाम देता हूं, ठीक है। अब मैं आगे थोड़ा सा यहां पर फिर से ब्लॉक ड्रॉ कर रहा हूं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना आपस में, कंपेयर करना, वो क्या मिलेगा? DP अपॉन DQ इज इक्वल टू DP अपॉन DQ किसके बराबर? AB अपॉन AC, DP अपॉन DQ DF, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होगी। AB अपॉन AC किसके बराबर हो जाएगी? DE अपॉन DF के बराबर होगी, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना था? AB अपॉन, चलो हमको AB अपॉन DE करना था, D को नीचे लिया, AB अपॉन DE, AC को ऊपर ले जाओ, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, देखो प्रूव हो गया। और सिमिलरली जिस तरीके से हमने ये प्रूव करा, उस तरीके से हम इन दोनों को भी लेके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको बस इतना ही प्रूव करना है, 2 स्टेटमेंट प्रूव कर देंगे, ऑटोमेटिकली बाकी के रेशियो भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि हमने हेंस BC अपॉन AF लिख देना है यहां पर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपको आप अपनी एनसीईआरटी को भी देखोगे ना, थ्योरम 6.3 में ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिया गया है। ये मेरा खुद का एक तरीका था आपको प्रूव करने का, आपको बताने का कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो ये था मेरा खुद का यूनिक आइडिया प्रवीण एडिशाला का, प्रवीण का। होप आपको ये मेथड पूरा समझ में आया होगा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा कंक्लूजन देना भूल गया था, मैं आपको कंक्लूजन देता हूं। इसे एक्चुअल कंक्लूजन क्या है इस थ्योरम का, यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर सिर्फ एंगल को प्रूव कर दिया जाए, यानी सिर्फ एंगल्स को प्रूव कर दिया जाए कि तीनों एंगल आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। क्या बोल रहा हूं? करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेटमेंट यानी कि करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होने चाहिए।
ठीक है, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए और ऑटोमेटिकली वो चीज इक्वल हो जाएगी, यानी स्टेटमेंट 1 प्रूव हो जाता है, स्टेटमेंट 2 ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है, जो कि हमने यहां देख लिया है। यानी इसका कंक्लूजन ये है सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपके इक्वल प्रूव हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 अगर आप प्रूव कर देते हो तो ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर और प्रूव हो जाएंगे, और किस क्राइटेरियन से, एंगल 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 सिमिलैरिटी के साथ, यानी कि एंगल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, एंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, ये दोनों आपस में प्रूव होगा किससे, क्राइटेरियन से, सॉरी एंगल 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 सिमिलैरिटी, ठीक है, ये लिख देना, एंगल 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 सिमिलैरिटी से। अरे यार एक तो ये क्या बोल रहे, ठीक है, एंगल 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 सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। यानी अब आपको स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट को प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टेटमेंट 1 को प्रूव करो और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दो। कितना सिंपल है ना। तो बोलो जय थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब आपको समझना है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलना चाहती थी। वो ये बोलना चाह रही थी आप सर आप एक काम करो, आप इतनी मेहनत मत करो, आप छोटे छोटे नन्हे बच्चे हो, तो आप सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 को प्रूव कर दो, ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट नंबर 2 प्रूव हो जाएगा। तो यानी सिर्फ आप स्टेटमेंट नंबर 1 को प्रूव करके आप लिख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं बाय एंगल 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 क्राइटेरियन। अब चलो इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं, ठीक है, चलो इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। कोई दो ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, ये है A, ये है B, ये C, ये D, ये E, ये F, ठीक है, ये F है। मैंने क्या बोला, अगर एंगल A D यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल A B C सिमिलर प्रूव हो जाएगा D E F के बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। ये चीज बोली थी मैंने, अब इसको और सिंपल कर देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने एक चीज पढ़ी होगी सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। वेरी गुड, आपको पता है। यानी एंगल ए, इस ट्रायंगल के अंदर अगर बात करूं तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ का कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल ए, सपोज हम एंगल ए मान के चल रहे हैं, एंगल ए जो है 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 60 डिग्री। चलो एक काम करते हैं, इसको 40 ले लेते हैं, ठीक है, 40 ले लेते हैं, इसको भी 40 ले लेते हैं, ठीक है, ये 40 ले लिया हमने और इसको ले लिया 60 ले लिया, ठीक है। अभी हमको ये नहीं पता, तो हमको पता है ये कितना डिग्री है, 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। एंगल डी भी कितना, 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अभी हमको एफ नहीं पता, तो जब आप निकालेंगे एंगल सी तो 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 60 100, 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा 80 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो सिमिलरली एंगल एफ भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। यानी कि अगर हम सिर्फ दो एंगल को भी प्रूव कर दें, दो एंगल को भी अगर प्रूव कर दे तो ऑटोमेटिकली दोनों एंगल तो बराबर होना ही होना है। देखा अभी देखा ना, दोनों 80 डिग्री आ गए। तो यानी कि हमको तीनों एंगल को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ दो एंगल को प्रूव करने की जरूरत है। अगर हम ये दो एंगल को प्रूव कर देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली लिख देते हैं, ठीक है, कि एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ, क्यों, सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लिख लेना, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। और इसको भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये लिखो और ये लिख देना कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। प्रूफ। अच्छा इतना सिंपल था।
पहले आपने बोला स्टेटमेंट नंबर 1 प्रूव करो, फिर बोला स्टेटमेंट नंबर 2 प्रूव करो, तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होंगे। हाँ मैंने कहा था। फिर आपने बोला कि सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 को प्रूव कर दो, ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट नंबर 2 प्रूव हो जाता है बाय थेल्स थ्योरम, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। और अभी आप कह रहे हो कि स्टेटमेंट नंबर 1 भी छोड़ो, उसको आधे ही प्रूव कर दो, सिर्फ 2 एंगल को प्रूव कर दो आपस में इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल सिमिलर आता है। सर इतना करा पहले आपने, पर इतना करा, फिर इतना कर दिया। हाँ भाई यही मैथ्स है, पर आपको समझना जरूरी था। अगर आप वो बड़ा पिक्चर को नहीं समझते तो कोई छोटी पिक्चर समझ में नहीं आती। ठीक है, ये जो चल रही है हमारी कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है, आपको पता होगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है। किसी भी चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं मैं एक साथ खत्म करता हूं, फिर सारे के सारे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन जितने भी सब एक साथ सॉल्व करता हूं। बाकी टीचर की तरह नहीं, पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराया, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराया, नहीं कभी भी नहीं। ठीक है, मैं सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ाता हूँ, सारे एग्जाम्पल्स साथ में खत्म करता हूँ। ठीक है, ये तो था आपका ट्रायंगल चैप्टर का ये वाली थ्योरम। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरम और है। ठीक है, वो थ्योरम पढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी कॉन्सेप्ट की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, अभी 2 थ्योरम हो रहेंगे प्रूव करने के लिए। हम प्रूव नहीं करेंगे, सिंपल इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं आएगी। आपको आएगी एग्जाम में प्रूव करने की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, जो हमने इससे पहले प्रूव करी, और सबसे फर्स्ट थ्योरम जो हमने प्रूव करी। 2 थ्योरम को हमने प्रूव किया है, वही 2 थ्योरम को प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है। बाकी थ्योरम को सिर्फ आप देख लो, समझ लो कि क्या बोल रहा है, क्या गिवन है, क्या प्रूव है, बस इतना ही देखना है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इफ इन 2 ट्रायंगल्स, ठीक है 2 ट्रायंगल है, सिमिलरली ए बी सी, हमेशा की तरह इसको वही नाम देते हैं डी ई एफ। इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी क्या बोल रहा है, अगर रेशियो ऑफ 2 साइड्स, यानी कि ठीक है, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, अगर आपको दिया गया है तो ऑटोमेटिकली आपको, यानी कि इनके रेशियो साइड्स के, दोनों ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो अगर आपस में इक्वल हैं, ठीक है। याद आपको मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कहा था कि स्टेटमेंट 1 अगर प्रूव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट नंबर 2 प्रूव हो जाता है, और स्टेटमेंट 2 अगर प्रूव है तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट नंबर 1 प्रूव हो जाता है। तो बेसिक सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज प्रूव करनी है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब वो एकदम बेस नींव है उस चीज की सिमिलैरिटी की। 2 चीज प्रूव होने चाहिए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। बट हमने फर्दर हमने फ्यूचर को जब हमने ड्राइव करी थी अलग अलग थ्योरम्स, तो हमने क्या जान लिया था, दोनों स्टेटमेंट्स को एक भी स्टेटमेंट अगर आप प्रूव कर देते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेटमेंट भी प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया, दूसरा स्टेटमेंट अगर दिया गया है तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो। ऑब्वियस सी बात है, दूसरा स्टेटमेंट अगर आपको दिया गया है तो ऑटोमेटिकली पहला स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अगर दोनों प्रूव हो चुके हैं तो देर किस बात की, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। फिलहाल ये थ्योरम इतना बोलना चाह रही है कि दोनों ट्रायंगल में अगर दोनों साइड इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होता है तो ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव होते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, 2 साइड है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, सिमिलरली एक छोटा ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये वो ये बोलना चाह रहा है एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर है। ठीक है, एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर है, और इस एंगल को कैरी करने वाली साइड्स ए बी, ठीक है, ठीक है, क्या बोला, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि ए बी अपॉन डीई, ए सी अपॉन डी एफ आपस में अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये चीज है, ठीक है। अब ये चीज कैसे हुई कैसे नहीं हुई, अब उसकी तरफ जरा ध्यान मत दो, उस पर भी एक प्रूफ है, बस आप इतना ध्यान दे देना। दोनों साइड अगर ये वाली
रेशियो सेम है और ये एंगल इक्वल है आपस में, ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। तो ये तो था पूरा का पूरा लेक्चर कॉन्सेप्ट को समझने का, ट्रायंगल के पूरा हमने कॉन्सेप्ट को समझा, बेसिक नीड को समझा। अभी सारे के सारे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, अब हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आए, हमको दिक्कत कहाँ थी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हम कौन सी थ्योरम को अप्लाई करें, किस तरीके से करें, थोड़ी लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग की हमें जरूरत होती है। तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हमको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका पहले पूरे कॉन्सेप्ट को स्टडी करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के बाद मैं पूरे के पूरे एनसीईआरटी की बुक के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अभी थ्योरी ये क्लास कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, डायरेक्टली जाके भी अपनी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एडिशन मार्क्स सॉल्व कर सकते हो, डीसेट वाला सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको बुक पसंद हो वो आप सॉल्व करो, आपके ऊपर, आपकी चॉइसेस है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट पूरा पे ऊपर, मेन चीज है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको सारी बुक के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर, अब मैं कौन सा बुक के क्वेश्चन उठाऊंगा, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को उठाऊंगा और सारे के सारे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा, होप बहुत कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, दोस्तों को भी बताओ, पढ़ो और पढ़ो। थैंक यू।